अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग और हैपनिंग वाली हैं। आज एक बड़ी अहम खबर मौलाना फजल रहमान साहब ने अनाउंस की और एकदम जैसे हलचल मच गई कि पीटीआई असम्बलियों से इस्तीफ़े देने और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने पर रजामंद है अगर बात आगे बढ़ती है। तो इसके बाद काफ़ी इसके ऊपर बातचीत शुरू हो गई। इस पूरे बयान का कॉन्टेक्स्ट क्या था और आगे क्या हालात नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिव्यू पिटिशन लार्जर बेंच के लिए आगे रख दी गई है समाअत के लिए। उसका मौजूदा हालात से किस तरह एक ताल्लुक़ है उसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब की हिदायत पर 3-4 अहम फैसले हुए हैं और वो उन्होंने हिदायत की हैं। अब देखते हैं कि क़यादत उसके ऊपर पीटीआई की क्या करती है। मरीम नवाज़ साहिबा ने सनम जावेद की गुफ्तगू का जवाब दे दिया है और उन्होंने क्या जवाब दिया है ज़रा आप भी सुनिएगा इस व्लॉग में। और फिर आखिर में कुछ बात करेंगे कि पीटीआई की क़यादत में रऊफ़ हसन साहब के ऊपर सब क्यों गुस्सा हैं। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा, इससे पहले कि मैं मुख्तलिफ स्टोरीज़ की तरफ जाऊँ, मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं अक्सर आपके कमेंट्स देखती हूँ, जिस मोहब्बत का और जिस अपनाइयत का आप लोग मेरे साथ इजहार करते हैं उसका बहुत शुक्रिया। आपकी दुआओं का भी बहुत शुक्रिया। एक दो मैंने इंटरेस्टिंग तजावीज़ भी देखी जब मुझे एक दो लोगों ने कहा कि आप पंजाबी व्लॉग करें और मुझे भी ये आइडिया बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। वैसे तो शहबाज गिल साहब बड़ा अच्छा पंजाबी व्लॉग करते हैं और इंटरेस्टिंग होता है पंजाबी में व्लॉग सुनना, लेकिन क्या वाकई मुझे भी पंजाबी में व्लॉग करना चाहिए। ऐसे ही मेरे ख्याल जहन में आया कि अगर हफ्ते में एक व्लॉग पंजाबी में और एक इंग्लिश में किया जाए तो आपके ख्याल से कैसा रहेगा, जिसमें हम पूरा हफ्ता समअप कर सकें। तो इसके ऊपर आप कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, फिर मैं देखूंगी कि इसके ऊपर हम क्या लाहेमल तय करते हैं। अब आ जाते हैं जी खबरों की तरफ। जैसे कि मैंने आपको कहा, मौलाना फजल रहमान साहब ने आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, तहलका खेज़ किस्म की गुफ्तगू की सहाफ़ियों से और बताया कि जनाब हमारे जो पीटीआई के साथ मामलात थे वो तलखियों की सूरत में थे, यानी बाकी जमातों से इख्तलाफात थे लेकिन पीटीआई से तलखियाँ थीं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम उनके साथ नॉर्मल ताल्लुकात की तरफ बढ़ रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है 3-4 रुकनी JUIF के मेंबर्स पर मुश्तमिल, जो पीटीआई से मज़ीद राब्ते आगे जारी रखे और वर्किंग करे कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जिस पे मुत्तफ़िका लाहेअमल तय हो सके। तो फजल रहमान साहब ने इस मौके पर यह भी कहा कि पीटीआई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने और बाकी असम्बलियों से भी इस्तीफ़ा देने के ऑप्शन पर भी रजामंद है, आमादा है अगर बात आगे बढ़ती है। तो इसके ऊपर काफ़ी जो है वो बात शुरू हो गई कि क्या पीटीआई फिर से असम्बलियों से इस्तीफ़े देने के ऑप्शन पर गौर कर रही है, क्या पहले जो इन्होंने असम्बलियाँ तहलील की थी उसके बाद कितना भुगतना पड़ा था पीटीआई को, क्योंकि इलेक्शन भी नहीं मिले और उसके बाद जो 2 इनकी हुकूमतें थी उनके जाने से जो फिर इनके ऊपर एक क्रैकडाउन हुआ, जितनी मार पड़ी वो भी सब ने देखा। तो अगर अब सिर्फ एक सूबे में इनकी हुकूमत है जहाँ पर कंपैरेटिवली ये लोग बचे हुए भी हैं, जहाँ पे इनके मुख्तलिफ रूपोश रहनुमा भी पनाह लिए हुए हैं और जहाँ पर किसी हद तक इनको थोड़ा सा सुकून भी है अपनी एक्टिविटी सियासी करने का, तो क्या अपने हाथ से इस तरह की कोई गलती करके अपनी ये जो आखिरी एक उनकी फ़िलहाल पनाहगाह है उसको भी अपने लिए ख़राब कर लिया जाए? ये क्या दानिशमंदी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मौलाना फजल रहमान इनको ट्रैप कर रहे हैं बेसिकली इस तरह के किसी नुक्ते पर ला कर और बाद में इसका खमियाजा जो है वो सारा पीटीआई को भुगतना पड़े, मौलाना साहब बाद में अपने मामला दूसरे लोगों के साथ तय कर लें। तो मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसे, अंदेशे और ख़दशे जो थे वो ज़ाहिर है कि जहन में आने लगे। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मज़ीद इसको अगर आप टटोलें और पूरी गुफ्तगू अगर आप समझें तो बेसिकली वो अभी फ़ौरन की बात नहीं है कि जी फ़ौरन वो कोई रजामंद हो गए हैं इस्तीफ़े देने के लिए। बेसिकली उन्होंने ये कहा कि अगर एक मुश्तरका जिद्दोजहद की जाए और उसके नतीजे में नए इंतखाबात की तरफ बात जाती है जहाँ पर तमाम सियासी जमातें, पूरा सिस्टम मुल्क का इस बात के ऊपर मान जाते हैं कि एक नया इंतखाब होना चाहिए जिसमें बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट या किसी की भी कोई मुदाखलत ना हो, एक साफ शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन हो, तो ऐसी सूरत में फिर पीटीआई भी अपनी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील कर सकती है और बाकी असम्बलियों से इस्तीफ़े दे सकती है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई तो ये उस वक्त होगा, ये ऐसा नहीं है कि कोई फ़ौरन इस तरह से होने जा रहा है।
लेकिन अब ये सिचुएशन कब आएगी, ज़ाहिर है कि ये एक लंबा प्रोसेस है जिसमें पहले तो इन लोगों को ज़ाहिर है मुश्तरका हिकमत अमली बनानी है, एक प्रेशर बिल्डअप करना है, जल्द से जुलूस करने होंगे, तहरीक चलानी होगी, और उसके बाद अगर हुकूमत पे ये पूरी अपोजिशन, मुश्तरका अपोजिशन मिल के एक आप कह लें कि प्रेशर बढ़ाने में कामयाब हो जाती है, तो उस सूरत में जो है वो फिर कुछ चीज़ों के ऊपर आपको मिनिमम इत्तेफाक तो करना होगा। तो ये उस सूरत में मुख्तलिफ ऑप्शंस में एक ऑप्शन हो सकती है। यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि अभी तक इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये रहा है कि मैंडेट ही वापस किया जाए, लेकिन मौलाना साहब ये समझते हैं कि नए इंतखाब होने चाहिए, और वो ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी जो है ये भी कोई हकीकी अवाम की नुमाइंदा नहीं है, इसमें भी बड़ी गड़बड़ है और उनके बड़े सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इमरान खान साहब और मौलाना साहब की जो बात है उसमें इस हद तक तो हमें एक तज़ाद पहले नज़र आता था, लेकिन पिछले कुछ अरसे में इमरान खान साहब की जो मुख्तलिफ टॉक्स रिपोर्ट हुई हैं उसमें इमरान खान साहब भी ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुल्क के मसाइल का हल साफ शफाफ एक बेहतर इंतखाब में है, इसके अलावा नहीं हो सकता, और ये वही होगा कि जिसमें अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत जो है वही इक़्तिदार में आए। तो अब लग रहा है कि इमरान खान साहब इस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं कि इस सिस्टम के अंदर रहते हुए जो अब एक सेटअप बन गया है, इससे वापस अपना मैंडेट लेना शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के मामले में भी इवन आप देखें कि कितने रखने डाले जा रहे हैं। फिर उसके बाद जब ट्रिब्यूनल्स के फैसले आएंगे, फिर उन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों को आगे कोर्ट्स में चैलेंज किया जाएगा, तो हतमी तौर पर वो सीटें PTI की अगर हों भी तो वो मिलते मिलते शायद सालों लग जाएंगे। दूसरा उसका ऑप्शन ये हो सकता है कि जैसे 8 फरवरी के इलेक्शन की एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में PTI ने पहले से डाल रखी है, जो कि अभी तक समाअत के लिए फ़िक्स नहीं हुई। तो अगर वो पिटिशन समाअत के लिए फ़िक्स होती है और उसमें सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि पिछला इलेक्शन ठीक नहीं हुआ और उसको कलअदम करार देती है, तो ऐसी सूरत में तो फिर ऑटोमेटिकली जो पूरा सिस्टम है उसको नए इंतखाबात की तरफ जाना होगा। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ ऑप्शंस बन सकते हैं, और फिर अगर ऐसा कुछ होता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ हुक्म आए तो फिर ज़ाहिर इमरान खान साहब मैंडेट वापसी का जो उनका मुतालबा है उससे पीछे हटने पे राज़ी भी होंगे। तो इस लिहाज से ये जो चीज़ें हैं अभी फौरी तौर पर कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त है, लेकिन ये देखना होगा कि आगे क्या 8 फरवरी का इलेक्शन कलअदम करार पाता है या ट्रिब्यूनल से फैसले आते हैं, उसके मुताबिक ही PTI फैसला करेगी कि उसको क्या पोजीशन हतमी लेनी है। लेकिन मीनवाइल उससे पहले ज़ाहिर मौलाना साहब ये ज़रूर चाहेंगे कि उन्हें कुछ कमिटमेंट्स ज़रूर मिल जाएं PTI से ऐसी कि जिसमें वो अपने आप को भी सेव कर सकें और उनको ये ना हो कि बाद में PTI अपना कोई मकसद हासिल कर ले और बाद में वो रास्ते में रह जाएं। तो ज़ाहिर है हर किसी के अपने स्टेक्स हो सकते हैं। तो बहरहाल ये जो सारी खबर है, ये जो पिछली खबरें हैं उसी का एक बढ़ावा है बेसिकली। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक इंटरेस्टिंग खबर आई है जी कि 63A जो एक आइन का आर्टिकल है उसके ऊपर आपको याद होगा कि उमर अता बंदयाल साहब की कोर्ट में से एक फ़ैसला आया था, और ये फ़ैसला आया था आइन की तशरीह के मामले का, जो सदर आरिफ अलवी साहब ने एक रेफरेंस भेजा था इस आइनी नुक्ते की तशरीह के लिए, और उन्होंने इसके ऊपर तशरीह ये की थी कि 63A आर्टिकल आइन का ये कहता है कि आप कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, फाइनेंस बिल में या किसी भी आइनी तरमीम में पार्टी के मौक़िफ़ के अलावा वोट कास्ट नहीं कर सकता। वो पाबंद है कि वो पार्टी पॉलिसी को फॉलो करेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर उसके ख़िलाफ़ डिसक्वालिफिकेशन के लिए दरख्वास्त की जा सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तो ये आइन का वो आर्टिकल था। इसकी तशरीह करते हुए जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने तशरीह की थी, उनके मुताबिक अगर कोई मेंबर ये पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट कास्ट करता है तो उस सूरत में उसका वोट भी काउंट नहीं होगा और उसके ऊपर डिफेक्शन की क्लॉज भी लग जाएगी, वो अपनी नशिस्त से भी हाथ धो बैठेगा। तो इसके ऊपर बहुत सारे आइनी माहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ात थे और उनका कहना था कि ये आइन की गलत तशरीह की गई है, क्योंकि इस तरह तो आपने एक जुर्म हुआ भी नहीं और उससे पहले ही उसको रोक दिया कि भाई आपको सज़ा भी मिलेगी और आपका वो वोट ही काउंट नहीं होगा। तो सज़ा डिसक्वालिफिकेशन की तो तब मिले अगर उसका वोट काउंट हो जाए। तो आप एक तरफ जब वोट ही काउंट करने से मना कर दिया तो फिर उसके बाद उसका जो यानी जो उसकी सज़ा है वो तो नहीं फिर उसको दे सकते। तो बहरहाल इस सारे मामले के ऊपर कुछ अक्सर जो आइनी माहिरीन हैं वो समझते हैं कि ये सही तशरीह नहीं थी।
बहरहाल इसके ऊपर एक रिव्यू दायर किया गया था जो अभी तक समाअत के लिए फ़िक्स नहीं हुआ। अब इंटरेस्टिंगली काजी साहब ने और जो बाकी मेंबर्स हैं उन्होंने इसको रिव्यू पिटिशन को सामने रख दिया है और ये 68(3) की जो रिव्यू पिटिशन है उसके लिए 5 रुकनी बेंच बनाया गया है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस याया आफरीदी साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बड़े सीनियर सारे जज साहिबान हैं और इनको इस बेंच का हिस्सा बनाया गया है, लेकिन मौजूदा हालात में जो इसकी रेलेवेंस है वो बज़ाहिर ऐसी नज़र आ रही है कि अगर ये रिव्यू पिटिशन में आइन की जो पहले तशरीह की गई है उसको गलत करार दिया जाए और ये इजाज़त मिल जाए कि आप वोट कर सकते हैं आइनी तरमीम में अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़, तो इस सूरत में अगेन फिर ये हो सकता है कि जो आगे हुकूमत आइनी तरमीम करना चाहती है जिसमें चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाना और भी उनके जहन में जो भी तरमीम हैं जो वो कुछ करना चाहती है उनको बेसिकली ये मैनेज करने में आसानी हो सकती है कि पीटीआई के लोग भी उनको सपोर्ट कर सकें, क्योंकि अगर मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला रिव्यू में भी यही रहता है, पीटीआई को नशिस्तें भी मिल जाती हैं, तो उस सूरत में इनके लिए आइनी तरमीम करना पॉसिबल नहीं रहता था। तो अगर ये रिव्यू पिटिशन में फ़ैसला बदल जाता है और पीटीआई के लोगों को भी ये हक़ मिल जाता है कि वो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट कर सकते हैं, तो उस सूरत में हुकूमत को ये बज़ाहिर एज मिल सकता है कि वो उनको किसी भी तरह राज़ी कर ले, लालच दे के राज़ी कर ले, कन्विंस करके राज़ी कर ले, शुमाली इलाका जात भेज कर वहाँ खातिर मदारत से राज़ी कर ले, तो जिस तरह भी राज़ी कर ले लेकिन उनको भी आइनी तरमीम में अपने हक़ में ला सकती है। तो ये एक इसकी रेलेवेंस ज़रूर बन सकती है, लेकिन क्या ऐसा होगा इसमें भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। लेकिन ये फिर एक इंटरेस्टिंग हमें नज़र आ रही है पूरी गेम कि जिसमें काजी साहब अभी भी गेम में पूरी तरह से ऑन है। बाकी आज जो मीटिंग मिनट्स जारी हुए उसके ऊपर काफ़ी बात हुई है कि जो भी 3 रुकनी बेंच था जो रिव्यू पिटिशन फाइल नहीं कर रहा था मखसूस नशिस्तों की, तो उसमें जो सारी लड़ाई हुई थी वो सारा आप सुन चुके हैं ऑलरेडी। तो उसके ऊपर जो आज तफसीली नोट्स भी जारी हुए हैं उसमें भी ये सारी बातें तहरीर हैं और उसमें आज सब काजी साहब से ये सवाल कर रहे हैं कि जहाँ काजी साहब एक जगह ये कह रहे हैं कि जी मखसूस नशिस्तों का जो केस है उसकी रिव्यू पिटिशन बड़ी ज़रूरी है, ये बड़ी अहम नौयत का मामला है, अवामी नौयत का मामला है, तो लिहाजा छुट्टियां मनसूख करके भी इसको फ़ौरन करना चाहिए, समाअत के लिए फ़िक्स 14 दिन में करना चाहिए वगैरह वगैरह, बड़ी उसकी वकालत कर रहे हैं काजी साहब। तो फिर आज सारे मैं देख रही थी कि लोग ये सवाल कर रहे हैं कि काजी साहब फिर आपको बल्ले की रिव्यू पिटिशन याद क्यों नहीं आ रही? वो आपने 13 जनवरी का फ़ैसला दिया हुआ है, आज 6 महीने होने को हैं, लेकिन आपने उसके ऊपर तो रिव्यू फाइल नहीं अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की। इसी तरह मिलिट्री ट्रायल्स का भी आपने कितना लटकाया, उसको भी समाअत के लिए जल्दी फिक्स नहीं किया। कई और ऐसी पिटिशन्स हैं, ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन की पिटिशन है ये भी अवामी नौयत का मसला है, इसको तो आपने फिक्स ही नहीं किया समाअत के लिए अभी तक। लेकिन हुकूमत की जो दरख्वास्त है मखसूस नशिस्तों की उसके लिए आप इतना ज़ोर दे रहे हैं कि नहीं ये तो फौरी फिक्स होनी चाहिए। तो ये अगेन इसके ऊपर बड़े सवाल जो हैं वो उठ रहे थे। बहरहाल अब ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप छुपाया भी नहीं जा रहा किसी की तरफ से कि हाँ भाई नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सबको नज़र आ रहा है कि काजी साहब हुकूमत को कैसे फेवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने जो आज गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ अहकामात जारी किए हैं अपनी पार्टी लीडरशिप को। एक तो उन्होंने कहा है कि जो दोनों चीफ जस्टिस साहिबान हैं यानी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब दोनों के खिलाफ रेफरेंस फाइल किए जाए। वैसे ये कई दफ़ा पहले वो अदम एतमाद कर चुके हैं, पता नहीं इनके लॉयर्स अभी तक क्यों नहीं कर रहे। दूसरा उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया था, ये रेफरेंस अब दायर हो चुका है और हलीम आदिल शेख साहब ने इस रेफरेंस को फ़ाइल कर दिया है। अब देखते हैं कि इस रेफरेंस के ऊपर कार्रवाई कब होती है। तो इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब और बाकी जो अरकान हैं उनके खिलाफ ये रेफरेंस दायर किया गया है कि इन्होंने अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, कंडक्ट इनका सही नहीं है, तो इनको जो है वो ज़रा फ़ारिग किया जाए। तो अब देखते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस पर क्या जो है वो कार्रवाई करती है। आगे आपको इंटरेस्टिंग बात बताएं कि एक जो और हिदायत जारी की इमरान खान साहब ने, उन्होंने भूख हड़ताली कैंप लगाने के लिए भी कहा है और कहा है कि मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के बाहर जो अरकान हैं वो भूख हड़ताली कैंप लगाएं, NOC मिले या ना मिले जल्द से जुलूस की तरफ जाएं और हुकूमत की तरफ अब प्रेशर बढ़ाया जाए, तहरीक को एक नई डायरेक्शन दी जाए। और ख़ुद भी अपने बारे में भी खान साहब का यही कहना है कि मैं बिल्कुल अपनी पोजीशन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। वो बातें कुछ उन्होंने फिर से दोहराई कि बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनको छोड़ूंगा नहीं,
और ये भी कि मैं बिल्कुल यहाँ पे मरना पसंद करूँगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो ये सारी बातें साथ में उन्होंने दोहराई। अब जी आ जाते हैं इस बात की तरफ कि सनम जावेद साहिबा ने जो एक वीडियो बयान जारी किया था मरियम नवाज़ के स्टेटमेंट के ऊपर, तो वो काफ़ी बुरा लगा है और लगना भी था, क्योंकि सनम जावेद जब भी बोलती हैं तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है मरियम नवाज़ को ख़ास तौर पर। तो आज उसका जवाब एक हुकूमती कार्रवाई की सूरत में हमें नज़र आ रहा है, और वही जवाब ये है कि पंजाब हुकूमत ने मरियम नवाज़ के हुक्म पर, ज़ाहिर है वो उसको लीड कर रही हैं, तो पंजाब हुकूमत ने जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था सनम जावेद को रिहा करने का, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि नहीं जी, बहुत वड्डी दहशतगर्द है तो इनू जड़ा ना फौरन जेल च पाना बड़ा ज़रूरी है, तो लिहाजा इन्हों की जी जमानत है मनसूख की जाए। तो अब जो सनम जावेद साहिब हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में भी चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के ख़िलाफ़ जाके सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे दिया है। अब ये किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये एक बिल्कुल पर्सनल ज़ाती अनाद हमें नज़र आता है मरियम नवाज़ का। बल्कि मैं सना बच्चा साहिबा का भी वो देख रही थी, वो भी ये कहने पे मजबूर हो गई कि सनम जावेद के हवाले से मरियम नवाज़ इंतकामी कार्रवाई कर रही हैं और मुस्तकिल कर रही हैं, जो कि अगर आप एक बड़ी पोजीशन पे आ जाएं तो आपको ऐसी छोटी हरकतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि मरियम नवाज़ साहिबा सनम जावेद के खौफ में इतनी मुब्तला हैं कि उनको इस बात का भी एहसास नहीं है कि वो एक बड़े ओहदे पर हैं, जैसे भी पहुंच गई हैं, बहरहाल बैठ तो गई हैं, तो कम अज़ कम इस तरह की हरकतें कितनी ज़्यादा उनको नेगेटिव इमेज बिल्डिंग उनकी होती है, लेकिन वो बहरहाल अपने इंतकाम की आग में अंधी हैं और दोबारा वो चाहती हैं कि सनम जावेद अरेस्ट हो जाएं। इसके लिए उन्होंने उनके रिहाई के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर पास करने के लिए दरख्वास्त लगा दी। रऊफ़ हसन साहब से बहुत नाराज़ हैं जी पीटीआई वाले, और मुसलसल तनकीद की ज़द में उनसे इस्तीफ़ा भी मांगा जा रहा है। वजह उसकी ये है कि उनके हवाले से पीटीआई के बहुत से लोगों को ये शक है कि जो इस वक्त सोशल मीडिया पर, पीटीआई के सोशल मीडिया पर जो एक क्रैकडाउन जारी है, उसकी वजह बेसिकली रऊफ़ हसन साहब हैं, क्योंकि जब उन्होंने FIA में पेशी भुगती थी तो इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ पीटीआई के अहम जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे उनके नाम दे दिए थे FIA को, जिसके बाद से ये एक नया सिलसिला शुरू हुआ है और मुख्तलिफ अकाउंट्स को डीएक्टिवेट भी करवाया गया है और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको घरों से उठाया भी गया है। और अभी जो रिसेंट वाक़या पेश आया है, ये जो इनके इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं उनको उठाया गया है। ये मज़हर बरला साहब के बहनोई भी हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, और आज ईमान ज़ैनब के, ईमान मज़ारी के जो तवस्सुत से इनकी बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है, जिसको मंडे को समाअत के लिए फ़िक्स किया गया है। तो बहरहाल ये जो इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, सॉरी मैं इनका नाम भूल गई हूँ, लेकिन इनके हवाले से भी आवाज़ उठाई जा रही है। और इसके अलावा भी 6-7 लड़के हैं ऐसे जिनके बारे में पीटीआई का क्लेम है कि उन्हें उठा लिया गया है। अब इसके हवाले से इन्होंने ये भी कहा है कि ये सारी जो कार्रवाई है ये रऊफ़ हसन साहब ने करवाई है, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए इन लड़कों के नाम लिस्ट बना के दे दी है। रऊफ़ हसन साहब की तरफ से अभी तक इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं आया है और ना ही पीटीआई की लीडरशिप इस हवाले से कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रही है। तो इस पर भी जो उनका सोशल मीडिया है वो काफ़ी नाला है, खफा है, और वो कहते हैं कि हम लीडरशिप को इतना सपोर्ट करते हैं, लेकिन इन लोगों ने जब हमारे ऊपर क्रैकडाउन आया है तो हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई है। तो वो लीडरशिप के ऊपर बहुत नाराज़ हैं। इसके ऊपर जो इनके 1-2 लोग हैं जिन्होंने प्राइवेटली जाके वकील किए और जाके बाजियाबी के लिए दरख्वास्तें की, वहाँ तो फिर भी कुछ समातें हो रही हैं, लेकिन कोई ऐसे लोग हैं जिनके लिए अभी तक जो कानूनी टीम है पीटीआई की, उनकी तरफ से कोई काम भी नहीं शुरू किया गया। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर अब सब आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में भी आप जा सकते हैं 184(3) के तहत, तो वहाँ पे भी जाना चाहिए अपने एक्टिविस्ट के लिए, अपने कारकुनान के लिए। लेकिन पीटीआई की क़यादत इस मामले में सुस्ती का मुजाहरा कर रही है, बल्कि खामोश भी है। तो रऊफ़ हसन साहब इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कह रहे। मेरा ख्याल है कि ये अगर सोशल मीडिया को टारगेट किया जा रहा है, जो कि वो एक बैकबोन बनी हुई है इस वक्त पीटीआई के लिए, तो उसका जो फ़ायदा है वो अभी तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ज़ाहिर है कि अगर पीटीआई की सोशल मीडिया विंग जो है वो पूरा कमज़ोर पड़ता है तो उसका फिर असर बाद में पीटीआई की जो एक क़यादत है उसको भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो आप समझते हैं कि इस वक्त स्ट्रेंथ मिली हुई है सोशल मीडिया से पूरी पीटीआई को, वो अगर आपकी स्ट्रेंथ टूटती है तो उसका असर फिर अल्टीमेटली तो आपके ऊपर भी आएगा। तो इस चीज़ को अभी तक जो पीटीआई की लीडरशिप है वो शायद उस तरह से सीरियस नहीं ले रही,
और या फिर उनकी कोई अपनी स्ट्रैटेजी है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में उन्होंने कोई हतमी किसी किस्म की हिकमत अमली को बयान भी नहीं किया आके। लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या होता है। लेकिन जी आने वाले दिन अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हम आपको इस बारे में अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।